आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। 1 मार्क्स का ये रहता है और आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। तो इसको 1 बाय 1 में क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछ रहा है कि 3 माइनस रूट 3 है, मतलब ये है क्या? एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आप याद रखिए, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो मिश्रित रूप होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन क्या है? ए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिश्रित रूप हमेशा क्या रहेगा? आपका एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इस चारों में क्या करना है आपको? परिमेय संख्या ढूंढना है। तब आप देख सकते हैं कि किसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो जैसे देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 64 का 8, तो ये कितना दे रहा है? 7/8। अब यहाँ पे 81 का तो आता है वर्गमूल, 91 का नहीं आएगा। इस दोनों में से किसी का नहीं होता। 49 का तो होता है लेकिन 101 का नहीं होता। तो किस में दोनों का हुआ? ये पहला वाला ऑप्शन है, उसमें 49 का कितना होता है? 7, और 64 का कितना हो गया? 8। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ए। तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया बच्चों? ए। क्यों? क्योंकि देखिए 49/64 को, 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा में 7। 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा में 8। तो जिसका मतलब वो युग्म बनता है, पेयर बनता है, उसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो 7 इधर बाहर आ गया, 8 इधर बाहर आ गया। अब आप खुद देख सकते हैं ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ए। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? उसमें पूछा था परिमेय, इसमें पूछ रहा है अपरिमेय। तो यहां पे देखिए इसका ये तो कितना हो जाएगा? 36 का भी वर्गमूल 6 और 64 का 8, तो ये तो 6/8 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1/9 हो गया। और ये 49 का तो 7 होता है। तो 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों क्या है? आपके परिमेय संख्या है। 3 का और 5 का वर्गमूल नहीं आता है, तो यही आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। तो ये रहा ऑप्शन सी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इनमें कौन संख्या अपरिमेय है? तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं जाता हूं 5th क्वेश्चन पे। सेम जैसे ऊपर क्या ना, सेम उसी के जैसे क्वेश्चन है, तो आप कर लेना। और साइड में बच्चों जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी मैं लिख देता हूं। हर एक क्वेश्चन में ये करूंगा जहां पे जरूरत होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का मिश्रित रूप हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है या अपरिमेय है, उसमें कौन सा रूल यूज करेंगे हम लोग? क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं आता है वो अपरिमेय होता है। तो सेकेंड वाले का कॉन्सेप्ट है जिन संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय होती है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो सेकंड के लिए मैंने यूज किया, थर्ड में भी और फोर्थ में भी सेम यूज होगा, ठीक है। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 5th क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आप लोगों को याद है ना, फर्स्ट क्लास नंबर 1 में मैंने बहुत सारी मतलब परिभाषाएं बताया था। अगर चाहे तो वहां जाके आप क्लास नंबर 1 को भी देख सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। और वो भी कौन कौन सा 2 गुणनखंड होगा? 1 और वो खुद। तो वो संख्या कौन सी है? वो है 11, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्या है? ये 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। और जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है वो क्या होता है? वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। यहां पे मैंने साइड में लिख भी दिया है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और खुद, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। कहने का मतलब है कि पहले क्या करेंगे? इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको घातीय रूप में लिखेंगे। घातीय रूप में लिखने के बाद 2 की घात जो होगी ना, है ना, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में लिख लेता हूं। तो पहले क्या करना है? इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, जो मैं साइड में कर लेता हूं। फिर उसके बाद हम लोग इस ऑप्शन में आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो मेरे बच्चों, इस अभाज्य गुणनखंड यहां पे तो कर लिया। अभाज्य गुणनखंड में ये 2 जो है कितनी बार आया है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2 की घात कितनी है? 5। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। आप इसे घातीय रूप में लिख के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे काउंट करके कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए 2 की घात कितनी आ गई? 5। तो ऑप्शन हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, आप खुद करिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैसे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है?
ठीक है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है, सब तो अपरिमेय जैसे ही लग रहा है ना। ये तो देखिए इसका तो पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा तो ये अपरिमेय है, इसमें भी दोनों का पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा, ये भी क्या है अपरिमेय है, इसमें भी दोनों का पूर्ण वर्गमूल नहीं आ रहा है तो वो भी अपरिमेय है। तो ये तीनों के तीनों अपरिमेय हो गया, तो किस पे, तो डी ही परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो 75 है ना उसका सेम ऐसे जैसे यहाँ पे क्या, वैसे इसका अभाज्य गुणनखंड करिए ये आ जाएगा, वैसे 48 का करिए ये आ जाएगा। अब इसका क्या करिए, जिसका पेयर है, जैसे इसमें से 5 बाहर आएगा, इसमें से ये देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बनेगा वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 का पेयर था, 5 बाहर आ गया, इसमें 2 का 2 बार पेयर था तो दोनों 2 बार, मतलब वो दोनों 2 बाहर आ गया, तो बच क्या गया √3, तो ये √3 और ये √3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास 5/4। तो देखिए इस पर कुछ वर्गमूल लगा हुआ नहीं ना, तो परिमेय संख्या यही है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, कैसा है वो देख ही लिया आपने, तो ऑप्शन डी उसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा। तो 2 क्रमित सम संख्या तो जानते हैं आप, क्या मतलब कौन क्या होता है सम संख्या, है ना, जो 2 से विभाज्य हो, जो नंबर 2 के टेबल में आता हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक वर्ड क्रमिक, क्रमिक का मतलब हुआ एक के बाद ठीक दूसरा। अगर एक संख्या हम लोग 8 लेते हैं तो दूसरा क्या आएगा 10, अगर एक हम लोग चलिए 16 लेते हैं तो दूसरा क्या आएगा उसके ठीक बाद वाला 18। तो वैसे 2 संख्याओं का, है ना, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी नंबर लेते हैं, जैसे मैं लेता हूं 16 और 18, मतलब ठीक एक के बाद दूसरा सम संख्या। ठीक है, तो हमने 2 क्रमित क्या कहते हैं सम संख्या क्या लिया है, एक 16 तो दूसरा 18, आपकी मर्जी कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, आप 24, 26 ले सकते हैं, आप 96, 98 ले सकते हैं, कोई भी जो मर्जी आपका, लेकिन एक के बाद ठीक दूसरा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके और घातीय रूप में लिख लिया, है ना, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, करना जान चुके अच्छे से। तब हमें चाहिए HCF। तो HCF के लिए क्या करते हैं, हमेशा जो दोनों गुणनखंड में समान संख्या का जो कम से कम घात वाली संख्या होती है ना उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 2, इसका HCF कितना आ गया 2, तो ऑप्शन क्या है हमारा बी। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या आ गया बी। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF। तो अभाज्य संख्या में तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से माहिर हो चुके हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वो खुद वो संख्या। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग जितने भी अभाज्य संख्या लेंगे तो सब में कॉमन नंबर, मतलब समान संख्या क्या होगी, सिर्फ एक ही मिल सकता है सब में, है ना, क्योंकि एक तो सारे अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है, तो सिर्फ एक ही मिलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा ए, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, मतलब 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, उसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 होता है या 2 होता है या 3, है ना, या अनंत। तो ऑप्शन क्या है अनंत। वो कैसे बताता हूं मैं, है ना, ऑप्शन डी है। कैसे, मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी 2 परिमेय संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे एक लेता हूं हम चलिए 2 और दूसरा लेता हूं मैं 3, इसके बीच में हमें नंबर पता लगे कि कितने परिमेय संख्याएं हैं। इसके बीच में क्या क्या आ सकता है मेरे बच्चों, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसा काउंट करते करते कितना काउंट कर सकते हो आप, है ना, कोई अंत ही नहीं है। इसलिए आंसर क्या है इसका अनंत। ये जितना भी नंबर्स मैंने यहां पे लिखा डॉट डॉट डॉट, ये सारा इसके बीच में आता है ना। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या है डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 को जैसे मैंने किया है सेम वैसे ही करिए। तभी मैं एक बार बता देता हूं कि करना क्या है, कि इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको घातीय रूप में लिखिए, फिर आप 5 के घात को सर्च करिए, क्या है जो 5 की घात होगी वही यहाँ पे वो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे, हिंट्स मैंने दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि HCF ऑफ, मतलब ए बी का HCF बराबर है किसके, तो सह अभाज्य संख्या का परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है कि वह संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक कितना होता है 1। ऑप्शन रहेगा बी 1। यहां पे मैं लिख देता हूं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो यहां पे देखिए
कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके परिभाषा से ही क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि 1। ओके मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। तो ये करना आप जानते हैं। पहले क्या करिए, उसको ये जो नंबर है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर उसको घातीय रूप में लिखिए, फिर यहाँ पे मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आप ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू x4y² और b इक्वल टू x2y² तो HCF ऑफ a और b, कहता है कि a और b का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालना है, तो देखिए इसने क्या किया है, a एक कोई संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, उसका ना उसने गुणनखंड घातीय रूप में दे रखा है। दूसरी संख्या हमारे पास b, मान ले तो कोई भी नंबर है, दूसरी संख्या हमारे पास b, उसका भी क्या किया, घातीय रूप में गुणनखंड दे रखा है। तो HCF कैसे निकालेंगे, दोनों में जो मिलेगा, मतलब इसमें a के गुणनखंड में b के गुणनखंड में जो मिलेगा उसमें छोटी घात वाली संख्या लिखना। तो देखिए x4 x² मिल रहा है तो छोटी घात वाली संख्या x² है, फिर y² वो तो दोनों सेम है तो y²। तो ऑप्शन क्या आ गया, x² y²। जैसे HCF निकालते हैं, HCF के रूल को फॉलो करके आंसर क्या आ गया हमारा b। ठीक है, देखिए कितना आसान था, सिंपल सा, जो दोनों में मिल रहा है उसमें छोटी घात वाली संख्या लिखिए। जैसे x4 x² तो ये छोटी घात वाली संख्या है तो ये आ गया, फिर y² मिल रहा है तो वो तो सेम ही है तो वही आ गया। तो ऑप्शन क्या आ गया, बी हो गया। तो HCF तो आपको पता है कैसे निकालना है, छोटी घात वाली समान पद में जो दोनों में मिलेगी उसमें छोटी घात वाली। और यहाँ पे ठीक उसका मतलब उल्टा क्वेश्चन है, यदि a बराबर x⁻⁶ मतलब x की घात 6 y की घात 3 तथा b बराबर x की घात 2 y की घात 5 तो LCM a और b। तो LCM निकालना है हमें। तो LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, LCM के लिए क्या करेंगे, बड़ी घात वाली समान पद और बची हुई संख्या, है ना। यहां पर मैंने रूल लिख भी दिया, LCM मतलब बड़ी घात वाली समान पद तथा बची हुई संख्या। तो इसमें देखिए दोनों में जो मिल रहा है उसमें बड़ी घात वाली संख्या, जैसे यहाँ पे a में है x⁻, मतलब x की घात 6 और b में है x की घात 2, तो दोनों में बड़ी कौन सी वाली, ये है x की घात 6, फिर y की घात 3 और y की घात 5, तो इस दोनों में बड़ी वाली कौन है, ये। तो क्या होगा आंसर, x की घात 6 और y की घात 5, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया हमारा डी। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में x का मान है ना। अब ये जो गुणनखंड वृक्ष दे रखा है उसमें x का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस दोनों को गुणा करने से ऊपर वाला मिलता है, तो इस दोनों को गुणा करिए, कितना होगा, 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, फिर 6 5 जब मतलब 5 छक्के कितना आ गया 30। ठीक है, 1 मिनट है, क्लियर करके लिख दिया। जिस देखिए इस दोनों को गुणा करेंगे तो ये ऊपर वाला आता है, तो 2 3 6, फिर इस दोनों को गुणा करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, तब 5 छक्के 30, फिर इस दोनों गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, तो कितना होगा 30 पंजे 150, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा डी। तो आंसर हो गया डी, ऑप्शन क्या आ गया डी 150। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी से छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के HCF तथा LCM का गुणनफल होगा। छोटी से छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 है। तो उसका हमें LCM निकालना है, उसका हमें HCF निकालना है, फिर दोनों को गुणा कर देना है, तो ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने सॉल्व कर दिया। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 2, तो दोनों में HCF देखिए दोनों में मिलेगा, तो छोटी घात वाली संख्या लिखनी है तो वो है 2, तो HCF आ गया। और LCM कैसे निकालेंगे, दोनों में जो मिलेगा बड़ी घात वाली संख्या, तो ये, तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4, फिर कहता है उसमें कि उसका गुणनफल क्या है, तो दोनों को गुणा करेंगे LCM और HCF को, तो कितना 2 चौके 8, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HCF a,8 बराबर 4, मतलब एक संख्या a है और दूसरा संख्या 8 है ना, तो उसका HCF कितना 4 है, तथा LCM a और 8 का 24 है, तो कहता है a कितना है। तो हमारे पास देखिए a तो पता लगाना है, b है हमारे पास, ये a हो गया, ये b हो गया, ये आ गया HCF और ये आ गया हमारे पास LCM। तो a b HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है, a गुणा में b बराबर HCF गुणा में LCM। उस फार्मूला को यूज करके हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें ये सब पता है, a पता लगाना है, b 8 है, HCF 4 है और LCM 24 है। देख सकते हैं आप HCF 4 है, LCM 24 है, b हमारा 8 है, a पता लगाना है। ठीक है, तो रिलेशन जानते हैं क्या होता है, ये तो पता है ना, a गुणा में b बराबर LCM गुणा में HCF। यहाँ पे b का LCM का और HCF का मान मतलब यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर लिख सकते हैं a बराबर
LCM गुना HCF, अब भागा कितना हो जाएगा 20। सबका मान यहाँ पे डाल दीजिए, सारा मान रख दिया। LCM 24, HCF 4 और B आ गया 8। अब इसको कैंसिल करिए, 8 3 जा, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 3 12। तो A बराबर हमारे पास कितना आ गया 12। तो ऑप्शन क्या है, C। अगला क्वेश्चन है, यदि LCM 91 26 का 182 है तो 91 और 26 का HCF क्या है, ठीक है। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा LCM हो गया। तो इसमें क्या है, A पता है, B पता है, LCM पता है, ठीक है। तो आपको HCF निकालना है। सेम इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो ये आप खुद करोगे आप, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करते रहिए, ठीक है।